गुड इवनिंग टू ऑल। आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों या बदलावों का वर्णन करें। एमर्जिंग रिसेंट ट्रेंड्स इन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक तौर पर या जो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, महत्वपूर्ण जो ट्रेंड्स हैं, जो प्रवृत्तियां उभरी हैं, उनका हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो पहले ट्रेंड्स की यदि हम लोग बात करें, पहले प्रवृत्ति की यदि हम लोग बात करें, तो वो है एशियन और अफ्रीकन या अश्वेतों की राजनीति में बढ़ती भूमिका। यानी जो ऐसी जनसंख्या है वहाँ पे, क्योंकि एक तो अप्रवासियों का देश ही कहा जाता है यूएसए को, तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, वो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों की ही है। तो जो भी ऐसे हैं जो या तो एशियाई मूल के हैं या फिर अफ्रीकन मूल के हैं, जिनको अश्वेत भी कह देते हैं, तो इन लोगों की जो भूमिका है वो वर्तमान में अभी सशक्त हो गई है। ये मजबूती के साथ राजनीति के रूप से जो है वो एक प्रबल दावेदार के रूप में है, वो पॉलिटिकल फाइट्स भी कर रहे हैं। इट मीन्स वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। एज ए वोटर भी जो उनकी भूमिका है वो पहले की बजाय बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई है। और स्टेट लेवल पर या गवर्नर के जब इलेक्शन होते हैं, तो उनकी जो उस कम्युनिटी के जो वोट है, उनकी बड़ी एक लगाव डिमांड रहती है। और जो वाइट मैंस हैं, जो श्वेत लोग हैं, उनको भी इस बात का पता है कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन सीटों के ऊपर जीतना बड़ा मुश्किल होता है यदि आपको एशियन और अफ्रीकन जो मूल के लोग हैं, उनके वोट यदि आपको नहीं मिल पाते हैं। और इसी की वजह से 2008 में बराक ओबामा राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए, और 2 साल का दो पूर्ण कार्यकाल जो उन्होंने पूरे किए। इससे ज़्यादा वो यूएसए के राष्ट्रपति रह भी नहीं सकते थे। अब यदि हम लोग बात करें तो वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो वो अफ्रीकन मूल की हैं, अमेरिकी अफ्रीकन मूल की महिला है। तो इस वजह से ये भी और पहली ऐसी महिला है जो इस पद के ऊपर पहुंची है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन कम्युनिटी के बेस पे वहाँ पे राजनीतिक तौर पर मायने रखती हैं। तो पहली प्रवृत्ति तो ये है, अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सेकंड है चुनाव पूर्व मतदान का प्रचलन, यानी इसको कहते हैं अर्ली वोटिंग प्रोविजन। अर्ली वोटिंग का इट मीन्स क्या है, जो भी चुनाव की तारीख होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो डेट होती है, उस डेट से पहले भी वोटिंग के का प्रावधान वहाँ पे रहता है। तो बहुत सारे लोग अभी चुनाव तिथि से पहले मतदान करने लग गए हैं। जो जिनको ऐसा लगता है कि उस डेट को वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो चुनाव से पहले भी वो वोटिंग जो वो कर सकते हैं। और 2016 में तो जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने खुद ने अर्ली वोटिंग का प्रयोग किया। तो उससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला, तो उन्होंने जो है वो एक नए ट्रेंड के रूप में ये चीज़ सामने आई। ओके। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष वाद विवाद को महत्व। यानी जब भी वहाँ पे इलेक्शन होता है और ये लगाओ ज़्यादा मायने वहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ रहता है, तो इस तरह के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी कंपटीटर होते हैं पॉलिटिकली, तो वो डिबेट करते हैं और पब्लिक के सामने जाके डिबेट करते हैं। जो भी विभिन्न विषय होते हैं, जो भी उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, तो उनके ऊपर वो अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपने जो व्यूज हैं वो देते हैं। और एक दूसरे के साथ जो वो फेस टू फेस फाइट रहती है। और पब्लिक का भी ध्यान इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। पब्लिक भी चाहती है कि इस तरह की जो कैंपेनिंग है वो होनी चाहिए। और जो भी जैसे राष्ट्रपति के दो मेन जो कंपटीटर होते हैं, तो उनके बीच में जो भी घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उनके विभिन्न मुद्दों के ऊपर इस तरह की जो राजनीतिक बहस है वो होती है। ओके। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप में वृद्धि होना। यानी जो अमेरिका है वो, हमें पता है कि वो पूंजीवादी देश है, आर्थिक रूप से समृद्ध देश है। प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पूंजीपतियों के हाथ में, सरकार का कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये पहले की बजाय और अब में इस सिचुएशन में बड़ा डिफरेंस है
क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में सारी चीजें नहीं छोड़ी जा सकती हैं। जो भी जैसे श्रमिकों के शोषण का जो सवाल है, तो उसमें फिर सरकार ने कालांतर में बड़े वहाँ पर प्रयास किए हैं कि कैसे भी करके एक तो जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप की नीति ना रखी जाए। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर रूल रेगुलेशंस जो हो गवर्नमेंट के लागू रहने चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर ही जो अपना वो बिजनेस है वो बेशक प्राइवेटली करे, बट गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस है उनको जरूर फॉलो करे। और किसी को भी जो हो वो एकाधिकार या प्रभुत्व जमाने की वहाँ पे इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो भी जैसे लेबर क्लास है, तो लेबर क्लास के वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजें करी गई है, काम के घंटे निश्चित किए गए हैं, काम के लिए उचित दशाओं की व्यवस्था के लिए कहा गया है। इसके अलावा अच्छी सैलरी के लिए यानी जो पर्याप्त सैलरी है तो वो दी जानी चाहिए, इस तरह के कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसे उनके आराम की व्यवस्था करी गई है, उनके लिए बहुत सारी जो सोशल स्कीम्स हैं वो चलती है उनके वेलफेयर के लिए। तो रहने की अच्छी व्यवस्था उनके लिए होती है, इंसेंटिव की व्यवस्था होती है यदि ओवर टाइम करवा रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हो पाई हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर में जो राज्य है यानी जो सरकार है, तो उसने अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाने की कोशिश करी है। उसने कुछ हद तक हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है ताकि सारी चीज़ें जो वो पूंजीपतियों के हाथ में ना रह जाए। ओके। नेक्स्ट है महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि। ये भी वहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक उभरते हुई प्रवृत्ति है ये वहाँ की। जो वुमेन्स हैं वो पॉलिटिक्स में पहले की बजाय ज़्यादा जो वो इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। और जो भी अलग अलग स्टेजेस के ऊपर वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चाहे वो गवर्नर के इलेक्शन हो, चाहे वो सीनेटर के जो सीनेट के सदस्य होते हैं, क्योंकि पावरफुल हाउस है वहाँ की पार्लियामेंट का, कांग्रेस का, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन हो, जो प्रतिनिधि सदन है उनका, या फिर जैसा पीछे हमने देखा कि जो राष्ट्रपति ट्रम्प जिस टाइम पे बने 2016 में, तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो कंपिटिटर थी, वो बिल क्लिंटन की वाइफ जो हिलेरी क्लिंटन है उनको जो वो मैदान में उतारा गया था। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल था जब किसी महिला को राष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पे किसी पार्टी ने नामित किया था, उसका मनोनयन हुआ था। अभी यदि हम अभी पीछे हेडिंग में बात कर रहे थे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस, और पहली वाइस प्रेसिडेंट, पहली महिला उपराष्ट्रपति है वहाँ की। तो इस वजह से जो महिलाओं की परसेंटेज है, जो पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है महिलाओं का अमेरिकी राजनीति में, तो उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, उसकी जो परसेंटेज है वो रेशियो इंक्रीज हो रहा है। ओके। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, शासन के कल्याणकारी स्वरूप में परिवर्तन, यानी जो पब्लिक वेलफेयर है, क्योंकि हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे पूंजीवादी देश है, तो पूंजीवादी देश में तो निजीकरण होता है तो बहुत सारी चीजें तो वहाँ पे ऐसे प्राइवेटली ही चलती हैं। तो सरकार का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहती है। बट एक चीज़ क्योंकि सरकार ने जो भी रिसेंटली एक ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो इस टाइप की पॉपुलेशन है, जो लगता है कि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, उनको इकोनॉमिक कोई असिस्टेंस दी जानी चाहिए, तो उसके लिए प्रयास सरकार अमेरिका की भी कर रही है। और लोगों के जैसे हेल्थ के प्रति जो बजट है वो भी ज़्यादा डिक्लेयर किया जा रहा है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो रहा है, या इसके अलावा जो भी जैसे बेरोजगारी की अगर स्थिति है तो उसमें जो वो इकोनॉमिक हेल्प की जा रही है। अगर कोई मेजर कोई डिजीज है किसी को, तो उस स्थिति में भी सरकार जो है वो सहायता दे रही है। तो इट मीन्स पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत सारी जो स्कीम्स है वो सरकार की वर्तमान में चलाई जा रही है, जो पहले नहीं होती थी। तो ये जो नेचर है पूरा राज्य के काम करने का, सरकार के काम करने का, इसमें जो है वो परिवर्तन आया है। ओके। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव की समाप्ति। वहाँ पे श्वेत और अश्वेत का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। वैसे कितना ही विकसित देश हो, बेशक सुपर पावर हो, लेकिन अभी वहाँ की जो सोसाइटी है, प्रैक्टिकली यदि हम लोग देखें तो अभी डिफरेंसेस जो हो वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम लोग कानूनी रूप से देखें तो कानूनी रूप से बहुत ज़्यादा जो हो वहाँ पे डेवलपमेंट इस मामले में हुआ है। क्योंकि पहले के ज़माने में लेबरर के रूप में इनको लाया गया था, जैसे जो भी अफ्रीका के लोग हैं, काले लोग हैं जो,
तो उनके साथ बड़े स्तर पर भेदभाव होता था। जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं, तो पब्लिक स्फेयर में उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो ऐसे घृणात्मक काम है जो अमेरिका के श्वेत लोग नहीं करते थे, वो काम करने के लिए इनको रखा जाता था। जैसे कृषि क्षेत्र में ये लोग, अमेरिका के मूल निवासी जो है वो दिहाड़ी वगैरह नहीं करते थे, वो मजदूरी नहीं करते थे। तो उस मजदूरी के लिए इनको जो वो ब्रिटिश का जिस टाइम पर रूल था तो वो लेके आए थे। तो इनके साथ बहुत लंबे समय तक भेदभाव रहा है। और उसके बाद फिर जैसे कि जैसा हम लोग बात करें, कानूनी रूप से इनको स्ट्रॉन्ग किया गया है धीरे धीरे। और इसी मुद्दे के ऊपर उत्तर और दक्षिण के जो राज्य है उसमें सिविल वॉर हुआ था 1861 में। उसके बाद 1865 तक वो चला। 1865 में फिर जो वो दास प्रथा का स्लेवरी सिस्टम जो था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ज़्यादा नहीं रुक पाई, बट धीरे धीरे जो है उन्होंने इनको वोटिंग राइट दे दिए, और जो भी अन्य जो सिविल राइट्स हैं, जो अन्य नागरिकों को अधिकार वहाँ पे मिले हुए हैं, तो उनके बराबर के अधिकार वर्तमान में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो क्रिटिकली अगर हम लोग एसेस करें तो वो निकल के आती हैं। जैसे बराक ओबामा के कार्यकाल में भी इस तरह की घटनाएं रही कि श्वेत लोगों के बीच में वहाँ पे दंगे हुए। और अभी जैसे ट्रम्प का जो कार्यकाल था, तो जिस टाइम पे एंड हो रहा था, उस टाइम पे भी एक बड़ी घटना वहाँ पे इस टाइप की रही है, जब अश्वेत लोगों के ऊपर अत्याचार जो वो सामने आए, और पब्लिक में बहुत एक टेंशन का एक माहौल बना। तो अमेरिका में जातीय भेदभाव की कानूनी तौर पर तो समाप्ति कर दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हो व्यवहारिक तौर पर कुछ एक चीजें वर्तमान में अभी बची हैं। ओके। नेक्स्ट है राजनीति पर पर्यावरण का बढ़ता प्रभाव। यानी ये जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया की, एनवायरनमेंट का जो इशू है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी, उनके ऊपर भी एक प्रेशर है, क्योंकि विकसित देश है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, और कार्बन का उत्सर्जन बड़े स्तर पर होता है। जो भी परमाणु जो हथियार है उनका डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे जो बाकी जो हथियार हैं तो उनका निर्माण होता है, तो पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसके उसमें भी बहुत बढ़ोतरी वहाँ पर है। तो इसकी वजह से जो भी जैसे पर्यावरण से जुड़े हुए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, तो उसमें भी ये ज़रूर ये देखा जाता है कि यूएसए की जो पॉलिटिक्स है वो किसी हिसाब से चलेगी, और वहाँ की जो पब्लिक है उसमें भी एक इस तरह का एक ये लगाओ कि एक ट्रेंड है कि एनवायरनमेंट की को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज हम लोग आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो वो उनके एंटी हो जाएंगी पब्लिक के। तो इस वजह से डेवलपमेंट को जो है टिकाऊ विकास के तौर पे डेवलपमेंट करना चाहिए। सतत जो विकास की अवधारणा है उसको स्वीकार करना चाहिए। ओके। तो पर्यावरण का जो मुद्दा है वो भी राजनीति में बड़ा अहम है। और कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनकी इस टाइप की थिंकिंग है कि यदि हमें हमारे पास सत्ता आती है तो हम लोग इन मुद्दों का जो है वो समाधान निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जनप्रतिनिधियों की सीमित अवधि का विचार। अमेरिका में एक और ट्रेंड वर्तमान में चल रहा है कि जो भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है, चाहे वो सीनेट के सदस्य हैं, चाहे वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके मेंबर हैं, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, गवर्नर है स्टेट के, डायरेक्ट इलेक्शन क्योंकि उनका होता है। तो इन लोगों का जो टर्म है, इन लोगों की अवधि है जो कार्य करने की, वो कम होनी चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, तो उसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल को सीमित कर दिया है। 2 पूर्ण कार्यकाल तक ही कोई राष्ट्रपति रह सकता है। जैसे ओबामा थे 2008 में वो बने, उसके बाद फिर जो वो 4 साल के लिए, और उसके बाद एक और जो उनको 4 साल के लिए कार्यकाल और मिला। उसके बाद तीसरा जो चुनाव हो वो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने 2 कार्यकाल अपने पूरे कर लिए थे। तो इन्होंने संवैधानिक में संशोधन कर रखा है। ठीक वैसे ही वो लोग ये चाहते हैं कि जो भी वहाँ पे प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं, उनकी भी पुनर्निर्वाचन के ऊपर रोक होनी चाहिए। यानी एक ही मेंबर बार बार जो वो सदन का सदस्य ना बने। तो जो लंबी अवधि है जनप्रतिनिधियों की, वो नहीं होनी चाहिए। और ये उनका, क्योंकि ये ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें जो है फिर वो प्रभुत्व के रूप में सामने आ जाती है, तो अन्य लोगों को उससे फायदा नहीं मिल पाता है, और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस वजह से जो नेगेटिव एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का वो खत्म होगा। तो वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनकी सीमित अवधि का विचार भी उभर के सामने आ रहा है। ओके। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता में वृद्धि। यानी जो जुडिशियल जुडिशरी है जो वहाँ की, तो बहुत सारी चीजें वो अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे जो न्यायपालिका के अधिकार है वो वहाँ पे बढ़ रहे हैं।
जो भी जैसे सिविल राइट्स के केसेज हैं, बहुत सारी जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर यदि सरकार कोई समाधान नहीं निकालती है, तो जो पब्लिक है वो न्यायपालिका की तरफ देखती है, और कोर्ट के आदेश के बाद जो वो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने की कोशिश की जाती है। और इसमें फिर ये भी देखने में आता है कि जो काम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, वो काम भी कोर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय होता है कि जब जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका और विधानपालिका को एक किस्म से उनके कार्य करने की कोशिश करे। जो काम है, जैसे कानूनों को बनाने का जो काम है, कानूनों को लागू करने का जो काम है, वो विधानपालिका और कार्यपालिका का होता है। लेकिन जब न्यायपालिका उनके ऊपर प्रेशराइज करने लग जाए, उस काम को खुद करने की कोशिश करे, तो उसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वहाँ पर न्यायिक सक्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है। एक तो क्योंकि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, तो इस वजह से भी डिटेल में चीज़ें लिखी नहीं गई है, तो कोर्ट से ही चीज़ें जो वो होके आती है। ओके, नेक्स्ट है मूलभूत आवश्यकताओं पर बल। एक वहाँ पर ये भी ट्रेंड चल रहा है लोगों की तरफ से कि जो भी जैसे जनता से जुड़े हुए जो बेसिक जो इश्यूज है, जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गंभीरता से उनको ना लिया जाए। जैसे वहाँ पे बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो ओबामा का कार्यकाल था उसमें भी आर्थिक मंदी वहाँ पे आई, तो आर्थिक मंदी की वजह से लोगों के जो रोजगार है वो जाते रहे। तो शुरू से जो रोजगार का जो मुद्दा है, उसके ऊपर जो वो जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो एक बना उसमें। ट्रम्प जिस टाइम पर राष्ट्रपति इलेक्शन कैंपेनिंग में थे, तो उस टाइम पे उन्होंने भी यही कहा था कि जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, यानी जो श्वेत लोग हैं, तो उनका जो राइट है अमेरिका के संसाधनों के ऊपर, रोजगार के ऊपर, वो पहला है। और वो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि जो बाहर के जो अप्रवासी लोग हैं, तो उनको जो वो हम लोग बाद में सेकेंडरी हम लोग चांस देंगे। तो पहला जो राइट है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जैसे उन्होंने एक नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट। तो इस वजह से मूलभूत आवश्यकताओं को, तो या मान लो एजुकेशन का मुद्दा है, कोई पर्यावरण का मुद्दा है, या फिर जैसे वहाँ पे हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। और डेली यदि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि कोई स्कूल में फायरिंग हुई है जिसमें 8-10 लोगों की डेथ हुई है, किसी ने किसी अन्य कोई पब्लिक प्लेस में इस टाइप की घटना कर दी। गन कल्चर है जो वहाँ का, क्योंकि जो एक्सेस फ्रीडम है उसके नाम पे बहुत सारी चीज़ें लोगों के हाथ में हो गई है। तो वहाँ पे लाइसेंस की व्यवस्था है, गन जो वो रख सकते हैं आप लोग, हथियार यदि रखने की इजाज़त आपने पब्लिक को बड़े स्तर पर दे रखी है, तो इस तरह की घटनाएं भी फिर बड़े स्तर पर ही सामने आती है। तो अब जो वहाँ पे गन जो कल्चर है वो उनके लिए, खुद के लिए एक सरदर्द हो बन चुका है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर ही बल दिया जा रहा है, और राजनीति को इसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रति उदासीनता। यानी लोगों की जो एक मेंटेलिटी है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति, और स्पेशली जो भी जैसे वहाँ पर दो, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है मेन तौर पर यदि हम लोग देखें, तो इन दोनों राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की जो धारणा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। और उसका जो बेनिफिट है वो तीसरे राजनीतिक दल की तरफ कई 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 बार जैसे ऐसा लगता है कि जो जनता है वो दोनों राजनीतिक दलों से दुखी है, और उनको ये लगता है कि दोनों के पास कोई समाधान नहीं है। और कई बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो जो भी जैसे कोई थर्ड पार्टी है, लाइक रिफॉर्मिस्ट पार्टी है, तो उनको ये लगता है कि उनका जो कैंडिडेट है वो कई राज्यों में जो वो जीतने की कोशिश में रहता है। तो इस वजह से लोगों को ये लगता है कि जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो देश की समस्याओं का ठीक समाधान नहीं कर सकते हैं। तो उन जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी है या रिपब्लिकन पार्टी है, तो इन दोनों पार्टियों के प्रति लोगों का जो असंतोष है वो बहुत बार जाहिर होता है, और उनको यही लगता है कि सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हालांकि सत्ताधारी दल की जो आलोचना होती है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन जो विपक्षी दल है जब वो सत्ता में आता है, तो वो भी कोई रिमार्केबल कोई डिसीजन जो वो नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा पब्लिक एटीट्यूड वहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट है आतंकवाद का मुद्दा। जो टेररिज्म का जो इशू है वो वहाँ पे रिसेंट जो एमर्जिंग ट्रेंड्स है उनमें आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पे, क्योंकि 9/11 का जो वहाँ पे
टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस अटैक में क्योंकि हज़ारों लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी, तो इस वजह उसके बाद फिर जो वो अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने या अमेरिका की सरकार है उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हम लोग आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। तो जो जॉर्ज बुश थे उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए अफ़गानिस्तान में जो वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट करवाई इस तरह की कि हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। और राजनीतिक तौर पर भी आतंकवाद का मुद्दा बहुत बड़ा होता है। जब भी डिबेट होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या फिर कोई भी प्रेसिडेंट हो, वो प्रेसिडेंट वहाँ पे सफल है, असफल है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर के, टेररिज्म को कंट्रोल कर वो किस हिसाब से करता है, उसको लेकर के उसकी पॉलिसी क्या है, यह भी मायने रखता है। जो बराक ओबामा रहे उनके जीतने की एक दोबारा दूसरा जो इलेक्शन है उनके जीतने की एक वजह ये भी रही कि उन्होंने जो लादेन है ओसामा बिन लादेन, जिनको अमेरिका के लोग 9/11 का जो अटैक हुआ वहाँ पे उसमें मेन जो वो उसको आरोपी मानते थे, तो इस वजह से उसको पाकिस्तान में गिराया गया एबटाबाद में। तो उसका फायदा उनको घरेलू राजनीति में वहां पर मिला, तो दूसरा जो कार्यकाल है वो मिल गया। ऐसा ही ट्रम्प जिस टाइम पे आए 2016 में, क्योंकि हम लोग रिसेंटली ही एग्जाम्पल ज्यादा ले रहे हैं, तो उनके आने की भी मेन वजह यही रही, उन्होंने ये कहा कि इस्लामिक जो टेररिज्म है तो इसको हम लोग खत्म करेंगे। और इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के काफी मुखर होकर भी वो बोले, तो इसका बेनिफिट उनको जो भी जैसे इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी अमेरिका की राजनीति में उनको मिला। तो इस वजह से जो भी वहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं तो उनको टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे ऑपरेशंस चलते रहते हैं कई मुल्कों में, तो वहाँ पर किस तरह का खर्चा हो रहा है, कैसे वहाँ पे हानि हो रही है, सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो इस मुद्दे के ऊपर भी पब्लिक जो है वो घेरती है। और ये मुद्दा भी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। ओके, तो उभरती हुई जो प्रवृत्तियां हैं अमेरिका की, उसका हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। ओके, थैंक यू।